हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसका एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसकी डीपीपी ऐप पर अपलोड हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डीपीपी को सॉल्व नहीं किया है वो डीपीपी को सॉल्व कर लेना। कल तक डीपीपी का सॉल्यूशन ऐप पर अपलोड हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन को देखने से पहले आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, तभी उसका आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में अंतर बताया था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो एक बार और दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आने वाले सभी डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो ये इक्वेशन लिखी है, इसमें देखो अगर आप इसमें जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर अगर आप देखेंगे तो 1 है। देखो यहां पर इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है। और 1 को हम लिखते नहीं है, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। यानी कि जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर क्या है, 1 है। अभी एक कंडीशन हुई है। दूसरी कंडीशन क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो डेरिवेटिव में ऊपर लिखा होता है वो डिपेंडेंट है। जैसे यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट है, तो y की पावर भी 1 होनी चाहिए। y यहां पर एक ही जगह पर आ रहा है और इसकी पावर क्या है, 1 है। यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए। तो देखो जैसे ये डेरिवेटिव है तो इसके साथ जो ये लिखा हुआ है ये कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि a1, a0, a1, a2 और an ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट हो गए तो देखो ये डेरिवेटिव और ये डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखिए यहां पर लेकिन एक कंडीशन और लग गई। भाई हमने तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और लगा दी इन्होंने, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होनी ही चाहिए और उसके अंदर भी जो कोफिशिएंट है ना वो कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसा यहां पर कंडीशन है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो a0, a1, a2, an तक लिखे हैं इन सब की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही। जबकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें a0, a1, a2, an तक जो वैल्यू है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और x का फंक्शन भी हो सकती है। लेकिन यहां पर क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट बोला है इसलिए a0, a1, a2, an इन सब की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो यहां लिखा है नीचे a0, a1, a2, an आर ऑल कांस्टेंट। सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और जो ये राइट साइड में लिखा है एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x, और जो राइट साइड में q लिखा है ये x का फंक्शन हो सकता है। देखिए ये आपको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे आने वाले 6 to 7 लेक्चर इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। बात समझ में आ रही है ना। आने वाले 6 to 7 लेक्चर इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हमारे 6 to 7 लेक्चर तक यही टॉपिक चलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसलिए इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा एक चीज और ध्यान से देखिए यहां पर। अब यहां पर द ऑपरेटर डी, यानी कि यहां पर हम ऑपरेटर डी का यूज करेंगे। अब इस ऑपरेटर का क्या यूज है जरा ध्यान से समझना। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये ऑपरेटर डी है क्या। देखिए हम डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी एक्स ना लिख के डी लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर डी या डिफरेंशियल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, डी लिखना है। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिखना है, कैपिटल डी लिखना, ध्यान रखना स्मॉल डी नहीं लिखेंगे। डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह डी की पावर 3 लिखेंगे।
ऐसे ही डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन की जगह क्या लिखेंगे, डी की पावर एन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब जैसे यहां पर देखो डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन, इसकी जगह डी की पावर एन लिखेंगे। डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन, इसकी जगह डी की पावर एन माइनस वन लिखेंगे। यानी कि यहां पर जो ये लिखा है डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स, इसके प्लेस पर हमें क्या लिखना है, डी की पावर एन माइनस वन। मतलब सिंपल है, आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन करते जाना है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, उसको जरा ध्यान से देखिए। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। देखो सब कुछ वैसा ही है, बट डी बाई डी एक्स की जगह डी आ गया, कैपिटल डी आ गया डी बाई डी एक्स की जगह, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में y आ रहा है, y कॉमन आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो y को कॉमन लेने के बाद आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है और वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये देखो पूरा का पूरा y का कोफिशिएंट है। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन कहलाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में AE लिखते हैं। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सभी में ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो मैं इक्वेशन ले रहा हूं वो जनरल इक्वेशन है, इसलिए n तक जा रही है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर n तक नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वहां 2 3 4 5 इतनी ही टर्म्स होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरल, तो मेरे ख्याल से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे देखें, अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब जरा इसको ध्यान से समझें, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट से मिलके बनता है, दो पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से दो पार्ट है, पहला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहला पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना, पहला पार्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CF। और दूसरा पार्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PI। और हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। अब जरा यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, यही आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो CF है, CF में एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, और CF को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट नहीं होता, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, राइट हैंड साइड का यूज करते हैं, जबकि इसको कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं। अब जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है या जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। यानी कि हमें CF अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, PI अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो LHS और RHS भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS है और ये जो Q है ये RHS है। तो जो PI होता है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो Q से निकलता है, और जो CF होता है वो लेफ्ट साइड से निकलता है। बात समझ में आ गई। अब
देखिए बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिनकी राइट साइड जीरो होती है, यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो होती है। तो जहां पर भी क्यू जीरो होगा वहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी में क्यू जीरो होगा, तो उन सभी क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो आएगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको जनरल सॉल्यूशन ना। स्टेप्स टू फाइंड सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए यहां पर मैंने स्टेप लिखे हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये लेफ्ट वाला पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम अभी एक लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे 2 लेक्चर जो होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टेप्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहला, कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, उसको आप डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डी की फॉर्म में, है ना। चलिए डी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसको जीरो पुट कर देंगे। देखो मैंने यहां पर y के कोफिशिएंट को जीरो पुट कर दिया, इसको क्या पुट करेंगे, जीरो। क्यों करा जीरो पुट y के कोफिशिएंट को, क्योंकि यही तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। क्या है ये, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ध्यान दीजिए, दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, अब क्या करेंगे, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर भले ही हमने d की पावर n किया है ना, लेकिन जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो जो वहां पर क्वेश्चंस आएंगे उसमें n की जगह पर 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। यानी कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरली ज्यादातर बाई क्वाड्रेटिक तक ही होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसके रूट्स मिलते हैं, यानी कि हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। बात समझ में आ गई। अब जब आप रूट्स निकालेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब रूट्स आएंगे तो उनका नेचर भी होगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल क्लास 10th 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स आते हैं वो देखिए कितने टाइप के रूट्स होते हैं। वहां पर आपने पढ़ा था कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिफरेंट, है ना। रूट्स रियल और डिफरेंट भी हो सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, और रूट्स आर इमेजिनरी, और रूट्स आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को डिटेल में आगे हमने टेबल में लिखा है, तो फाइंड सीएफ यूजिंग टेबल। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में मैंने सारे केसेस को डिफरेंट करके लिख दिया है। इससे ज्यादा केस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करने के नहीं होते हैं। ये सारे केस यहां पर मैंने लिखे हैं, और जितने भी केस यहां पर लिखे हैं सभी केस के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ये सारे केस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं कि इतना सारा लिखा हुआ है, ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इधर लिखा है नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स आएंगे आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के उसका नेचर क्या है, और नेचर के अकॉर्डिंग हमें लिखना है सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जरा यहां पर ध्यान देना, ये जो पहला वाला रो है, ये वाला जो पार्ट्स है, ये तब लिखा जाएगा जब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो देखिए यहां पर लिखा भी है, तो रूट्स अगर रियल होंगे या डिफरेंट होंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए रूट्स अगर रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो अब हो सकता है कि किसी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, रियल एंड डिफरेंट। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रियल और डिफरेंट रूट हो सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 4 रियल एंड डिफरेंट रूट हो सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे देखिए जरा, अगर 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, जैसा फॉर एग्जांपल एक m1 है और एक m2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है।
और सब एक ही जैसे हैं, एक को याद करोगे सब याद हो जाएंगे। अब देखो अगर 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं m1 m2 m3 तो बिल्कुल वही होगा, बस उसमें देखो इसमें क्या था c1 और c2 दो टर्म्स तक आ रही थी, एक टर्म्स और ऐड कर दी c3 e की पावर m3x। और अगर 4 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है तो एक और ऐड कर देंगे c4 e की पावर m4x। बात समझ में आ गई? आगे देखो यहां रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यहां रियल एंड इक्वल है, यहां रियल और इक्वल रूट्स है, यहां पर इमेजिनरी रूट्स वाला केस है, और नीचे ये भी रियल वाला ही है लेकिन इसमें इरेशनल रूट्स आएंगे यानी कि सर्ड्स आएंगे। तो अभी मैं सबको एक साथ नहीं बता रहा हूं, हम सबसे पहले जो हमारा पहला वाला है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तभी आपको अच्छे समझ में आएंगे जब आप इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और इनका क्वेश्चंस में इतना ज्यादा यूज होगा कि आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के इनको रट रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार समझ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको सब अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 8dy बाई dx प्लस 15y। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये इस पहले वाले के ऊपर बेस्ड है। मैंने इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखा, पहले मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसका कराऊंगा। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहां तक कवर करेंगे, है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए तो पहला केस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, या तो केवल सॉल्व ऐसे करके दे देंगे, या लिख देंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद इसको लिख देंगे, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 8 dy अपॉन dx प्लस 15y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसकी राइट साइड जो है वो 0 है। अब अगर इसकी राइट साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 हो गया। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, देखो क्या, देखो यहां पर तो हम ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो दूसरी टाइप की इक्वेशन भी है, आगे चल के हम दूसरी भी पढ़ेंगे जहां पर कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पहला डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 है, वही 1 पावर को हम लिखते नहीं ना, वरना इसकी पावर कितनी है 1 है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 8 है, और यहां पर ये y है, इसका कोफिशिएंट क्या है 15 है। तो आप देख सकते हैं सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डी की फॉर्म में। देखो इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 8d और प्लस 15, और y इसमें से कॉमन आता है तो y को मैंने लिख दिया बाहर, इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ गई, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, देखो यहां पर d2 अपॉन dx स्क्वायर है उसकी जगह d स्क्वायर रख दिया, यहां पर d बाई dx है उसकी जगह d रख दिया, यहां पर y है तो ये तो y वैसे ही है, और इसमें से y मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी तो y तो बाहर आ गया। तो जैसे ही y बाहर आएगा, देखिए जैसे ही y बाहर आएगा, इसको चलिए एक बार थोड़ा सा और डिटेल में लिख के दिखा देता हूं, एक बार अगली बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस 8dy प्लस 15y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर पुट कर दिया, डी बाई dx की जगह डी पुट कर दिया, और यहां पर 15। अब इसमें से y को मैं कॉमन ले रहा हूं, y को क्या कर रहा हूं मैं कॉमन ले रहा हूं। तो देखिए जैसे ही मैं y को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इज और बाहर आ गया y इक्वल टू में 0। अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में आ गई। तो यहां पर हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब देखिए जरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी जरा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा बुक में भी लिखा होता है, कई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो आप इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हैं या डी की जगह आप एम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एम। तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये 8m हो जाएगा, ये प्लस 15 हो जाएगा, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप डी का यूज भी कर सकते हैं, एम का यूज भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब जरा ध्यान दें, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितना आएंगे देखिए जरा ध्यान से, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इसके देखो फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे आप तो फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे इसके। डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 3d और प्लस में 15। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को फैक्टर करने आते होंगे, है ना। तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई 15 हो रहा है, 15 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, जिनका एडिशन कितना आ जाए -8। तो हमने -8 को ब्रेक कर दिया -5 और -3 में। अब यहां से कितना कॉमन आ रहा है, डी, यहां से कितना कॉमन आ रहा है 3। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखें। तो डी को अगर हम कॉमन लेंगे तो d -5 -3 और d -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास d -5 और d -3 ये दो फैक्टर आ गए एंड इक्वल टू में 0। तो यहां से मुझे d की दो वैल्यू मिल गई। देखिए दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो यहां से मुझे d की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 5 और एक मिलेगी 3। तो 3, 5। तो d की हमें दो वैल्यू मिल गई। इसमें से जो दो वैल्यू मिली है, इसको पहली वाली वैल्यू को हम मानेंगे m1 और इसको हम मानेंगे m2। तो यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आ गए। तो आप देख सकते हैं दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर, है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड डिफरेंट या रियल एंड अनइक्वल एक ही बात है। डिस्टिंक्ट बोले, डिफरेंट बोले, अनइक्वल बोले, एक ही बात होती है। तो पहली कंडीशन हमारी आ गई कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए जरा फॉर्मूला देखिए। तो अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमारे पास CF का फॉर्मूला ये होगा। तो पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो CF का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो अब हम यहां पर CF का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से CF हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए CF कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो CF का फॉर्मूला क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। जब रियल एंड डिफरेंट रूट हो तो यही हमारा CF का फॉर्मूला, C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x। अब जरा यहां पर ध्यान देना, m1 और m2 क्या है। ये जो 3 है ये m1 हो गया और जो 5 है वो m2 हो गया। m1 m2 जो d की दो वैल्यू आई है उन्हीं को हम m1 m2 कहते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से CF कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहां से CF की वैल्यू आ गई C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 5x। तो ये आ गया मेरे पास CF। तो देखिए हमारे पास CF भी आ गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान दें, अगर हम इसमें देखें पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा, देखें जरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए देखिए, तो यहां से अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालूं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 0। क्यों आया 0, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड 0 और मैंने आपको बताया था जब तक राइट साइड 0 रहेगी तब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 रहेगा। और हमारे जो ये दो लेक्चर होंगे,
क्योंकि हम इसमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करेंगे, तो यहां पर सभी की राइट साइड 0 होगी, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सभी क्वेश्चन में क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर देखना जरा, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला था CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF प्लस PI हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब यहां पर ध्यान दें, जनरल सॉल्यूशन, जनरल भी कह सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यान देना जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो यहां पर अगर मैं CF प्लस PI को लिखूं तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 5x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर भी हमारा यही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि कैसे CF को निकाला जाता है ना। तो यहां पर केवल CF निकालना था, तो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द CF ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो अगर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो हम ऐसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही है। तो अभी ध्यान रखना, क्योंकि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी पढ़ा नहीं है, तो जब तक हम पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे सभी क्वेश्चन की राइट साइड क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, d की पावर 3y अपॉन dx क्यूब 6d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 11 dy बाई dx प्लस 6y। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d की पावर 3y अपॉन dx की पावर 3 प्लस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 11 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि d बाई dx को हटा देना है d से। तो अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये d की पावर 3 है, तो यहां पर क्या आएगा, d की पावर 3, d की पावर प्लस यहां पर d स्क्वायर आएगा, तो 6 d स्क्वायर कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, प्लस 11 इसकी जगह d आएगा, प्लस 6 और y सब में से आएगा कॉमन, तो y को लिख दिया बाहर एंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, अब हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जरा ध्यान देना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। देखो y के कोफिशिएंट को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी d की पावर 3 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, तो हमें यहां से इसके मिल जाएंगे रूट्स। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो आपने जैसा कि क्लास 9, 10 छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। एक तरीका तो ये है कि यहां पर इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर अगर d की जगह पर -1 रखें, d की जगह पर -1 रखें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि d+1 इसका एक फैक्टर हो गया, d+1 एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसी तरह से फिर कोई और दूसरा नंबर पुट करिए, तो इसी तरह से आपको तीनों फैक्टर इसके मिल जाएंगे, तीनों फैक्टर आपको इसके मिल जाएंगे। या देखिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया जो हमने पहले से पढ़ा, वो हमारा इसका प्रॉपर तरीका है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस आपसे नहीं होता है तो आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेटर का यूज आप कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में आप मॉड वाले बटन पे जाएंगे और मॉड वाले बटन पे जाकर के आप इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अननोन्स पूछा जाएगा, तो अननोन में आप फिर से इसको एक बार और प्रेस करेंगे मॉड को, और डिग्री पूछेगा। डिग्री कितनी है इसकी,
3 है। तो थर्ड डिग्री की इक्वेशन को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और थर्ड डिग्री इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे अब a की वैल्यू पूछेगा। अब जरा ध्यान देना a क्या होगा, a होगा d क्यूब का कोफिशिएंट जो कि यहां पर 1 है, तो मैंने 1 को प्रेस कर दिया। फिर ये b पूछेगा, b यहां पर 6 है तो मैंने 6 को प्रेस कर दिया। फिर ये c पूछेगा, c यहां पर 11 है, मैंने 11 को प्रेस कर दिया। फिर आपसे ये d पूछेगा, d यहां पर 6 है, मैंने 6 को प्रेस कर दिया। अब यहां से जो आपको वैल्यू मिल रही है, पहली वैल्यू आपको मिल रही है -1। अब देखिए जरा मैं इधर लिख रहा हूं राइट साइड में, d की पहली वैल्यू आपको मिल रही है -1, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है -2 और -3। तो आपको 3 वैल्यू मिल रही है, 1 -2 -1 -2 और -3। तो आप इसको डायरेक्ट मत लिखना, आप इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखो d की वैल्यू -1 कब आएगी, जब d + 1 को 0 रखेंगे, और d की वैल्यू -2 कब आएगी, जब d + 2 को 0 रखेंगे, और d की वैल्यू -3 कब आएगी, जब d + 3 को 0 रखेंगे। तो देखिए ऐसा आपको जब करना है जब आपके पास समय कम हो या आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहां से देखिए इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। पहला फैक्टर d + 1, d + 2 और d + 3, ये हमारा इसका पहला फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले, आप कैलकुलेटर की हेल्प लेके चाहे तो इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। आप पहले d की जगह -1 रखिए, है ना, फिर d की जगह -2 रखिए, d की जगह -3 रखिए, और रखने के बाद ये सब में 0 हो जाएगा। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब आप तीनों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, है ना। तो तीनों को जब आप अलग अलग 0 रखेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी -1 -2, तो d की वैल्यू आपको मिल गई -1, -2, -3। अब आगे देखिएगा, चलिए तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पता चल गया। अब जरा रूट्स को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं। देखो तीनों नंबर रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब जरा फॉर्मूले पे ध्यान दें। देखो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स m1 m2 m3, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बस इसमें c3 और ऐड हो जाएगा आगे। इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू m1 की है, ये m2 की है, और ये किसकी है, m3 की है। तो रूट्स यहां पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। भाई रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं और डिफरेंट भी लिख सकते हैं। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तीनों रूट्स रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए CF क्या हो जाएगा, तो CF आपका हो जाएगा C1 e की पावर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, e की पावर m1x होता है, m1 कितना है -1, तो e की पावर -x प्लस C2 e की पावर m2 -2x प्लस C3 e की पावर -3x। तो ये हो गया हमारा CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ना अब हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप अच्छे से जानते हैं कि 0 होगा, जब तक राइट साइड 0 है तब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 रहेगा। अब आगे देखें, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, देखिए अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, जरा आप ध्यान दें। देखिए y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू केवल CF ही है, PI तो 0 है। C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर -3x, ये हमारे पास आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। हालांकि जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास,
सॉल्व डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स 4 माइनस 5 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मैं लिख लेता हूं, जरा ध्यान देना क्या है। डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस 5 डी की पावर 2y अपॉन डी एक्स की पावर 2 और प्लस में 4y इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जल्दी से। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, d4 माइनस 5 डी स्क्वायर और प्लस का 4 और y रहेगा इसमें कॉमन और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी डी के फॉर्म में आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जरा ध्यान देना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी y के कोफिशिएंट को 0 पुट करना है हमें। तो d की पावर 4 माइनस 5 d की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहां पर 4th डिग्री की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे आप छोटी क्लासेस में इसको कैसे सॉल्व करते थे इस टाइप की इक्वेशन को, कि आप डी स्क्वायर को मान लेते थे कोई दूसरा वेरिएबल। जैसे मैं यहां पर डी स्क्वायर को एक्स मान लूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक की तरह ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए 4 इंटू 1 4, तो हमें 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए और ऐड करके माइनस 5 आ जाए। यानी कि आपको 4 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक -4 ले लीजिए, एक -1 ले लीजिए। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कितना आएगा। पहले आप इसको ऐसे लिख लें, d की पावर 4 माइनस 4d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है। तो डी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा डी स्क्वायर -4, यहां पर -1 कॉमन आ गया, यहां बचेगा डी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसके आगे देखें जरा, देखिए इससे आगे अब हमें इसमें से फैक्टर करेंगे और तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर -4 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा इसको और फैक्टराइज करें यहां, तो ये डी स्क्वायर -4 है, तो डी स्क्वायर -2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये डी स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डी स्क्वायर -2 स्क्वायर, डी स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इसके भी दो फैक्टर, इसके भी दो फैक्टर, तो ये आ जाएगा d -2 और d +2, ये आ जाएगा d -1 और d +1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से आपको d की 4 वैल्यू मिली। देखो सबको 0 रखेंगे अलग अलग, तो यहां से आपको 2 मिलेगा, फिर यहां से आपको -2 मिलेगा, यहां से आपको 1 मिलेगा, तो यहां से आपको -1 मिलेगा, यानी कि 4 वैल्यूज आपको मिल गई, यानी कि और चारों अलग है, यानी कि 4 रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं। तो m1 m2 m3 m4, और देखिए केस कौन सा आ गया हमारा, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 4 रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो ये हमारा आ जाएगा CF। क्या आ जाएगा, CF हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब इसका आंसर हम लिख देते हैं। देखिए तो रियल एंड रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। देखिए अनइक्वल या डिस्टिंक्ट कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही बात है।
तो यहां से मुझे CF कितना मिल जाएगा, तो CF हमें यहां से मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x प्लस C3 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस x। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कोई बच्चा +1 और -1 को पहले लिखे और +2 और -2 को बाद में लिखे, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम तो जो शुरू में लिखा उसको M1, इसको M2, इसको M3, इसको M4 मान रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ e की पावर M1, e की पावर M2, e की पावर M3, e की पावर M4 आ गया। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने किसको M1 और किसको M2 लिया है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया। अब हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, PI। तो यहां पर ही मैं लिख देता हूं, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, अब जरा ध्यान दें, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं कि y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट y की वैल्यू लिख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये CF और PI 0 है, यानी कि C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x प्लस C3 e की पावर x प्लस C4 होगा यहां पर C4 e की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये C4 है, जरा ध्यान देना, C4। ठीक, तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, पहले में 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स थे, दूसरे में 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स थे, और इस क्वेश्चन में 4 रियल एंड डिफरेंट रूट्स थे। बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। अब अगला क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। चलिए तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दे जरा कैसे सॉल्व होगा। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम d की फॉर्म में लिख लेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6d, और यहां पर आ जाएगा प्लस 9, क्योंकि y तो बाहर कॉमन जाएगा, एंड इक्वल टू में 0। देखिए कई बार जो क्वेश्चन होता है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखा होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। चलिए अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान दें। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो मैं यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, तो d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। देखिए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसानी के साथ आप फैक्टर कर सकते हैं। तो देखो क्या फैक्टर होंगे, d स्क्वायर, यहां पर आपको 9 इंटू 1, 9 को ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 9 आए और ऐड करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहां पर दोनों माइनस में होंगे, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी और प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर देखो d कॉमन आ रहा है, तो d को जब आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा d माइनस 3, और यहां पर -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, चलिए देखिए, तो यहां से हमें मिल गया d माइनस 3 और d माइनस 3,
इज इक्वल टू जी। तो यहां से आपको डी की दो वैल्यू मिल रही है और दोनों ही इक्वल है। तो रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। मैंने तो यहां फैक्टराइज किया। मान लीजिए किसी को फैक्टर करना अच्छा नहीं लगता तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकता है ना, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी आपने नहीं लगाया, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आपने नहीं किए, तो ऐसे इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। आप कैलकुलेटर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करिए। तो जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको डी की दो वैल्यू मिलेंगी, एक ही वैल्यू मिलेगी 3। इसका मतलब दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। लेकिन ये प्रॉपर तरीका है। चलिए, अब यहां से डी की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब जरा ध्यान दें, अगर रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? अब अपने फॉर्मूले पे चलते हैं वापस एक बार, आ जाइए। देखिए, तो ये तीनों केस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस वाले केस पर हैं। इस वाले केस पे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, जिनको दोनों को हमने m मान रखा है। तो देखो क्या तरीका होता है, अगर दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो CF कैसे लिखा जाता है? C1 प्लस C2x और e की पावर mx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखिए क्या आ जाएगा। तो CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर mx। m क्या है? ये जो 3 है ये m है। तो यहां से हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा CF का, वो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दें, C1 प्लस C2x और m की वैल्यू है 3, तो e की पावर 3। ठीक है ना, तो e की पावर 3x। अच्छा, अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा? अगर आप इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करें तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अगेन क्या होगा? 0 होगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है वो कितना होगा, है ना, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं इधर जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। जनरल सॉल्यूशन, जनरल भी लिख सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। चलिए, अब देखिए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमारा आ चुका, PI हमारा आ चुका, हमें दोनों को ऐड कर देना है और हमारे पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर 3x। यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट क्या है? आंसर है। तो बहुत ही आसान था। तो ये था हमारा जहां पर दो रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जहां पर 3 रियल और इक्वल रूट्स भी आएंगे, है ना, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स भी आएंगे। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए इन सभी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए इसमें डी की दो वैल्यू आई 3 3, मान लो यहां पर क्यूबिक इक्वेशन होती या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती जिसमें से दो वैल्यू 3 3 आती और एक वैल्यू आपकी मान लीजिए दो वैल्यू और आई, एक 5 आ गई एक 6 आ गई, तो उसमें क्या होगा? देखो, जो इक्वल वैल्यू है उनके लिए तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा और जो अलग वैल्यू है उसके लिए आंसर क्या आएगा? C1 C2 यहां आ गया, यहां पर आ जाएगा प्लस C3 e की पावर जो भी वहां पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं जो कि हमारी है d की पावर 4y अपॉन dx स्क्वायर, dx की पावर 4 माइनस 6 d की पावर 3y अपॉन dx की पावर 3 प्लस 12 d की पावर 2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 8 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको d की फॉर्म में लिखेंगे, इसको d की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, d की पावर 4 हो जाएगा माइनस 6d की पावर 3 प्लस 12d की पावर 2 माइनस 8d
और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब हमें लिखना ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जरा ध्यान दीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। देखिए y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, तो y का कोफिशिएंट कितना है, d की पावर 4 माइनस 6 d की पावर 3 प्लस 12 d की पावर 2 माइनस 8 d इज इक्वल टू 0। देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो इस यूनिट की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अगर कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जनरली सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। चलिए, तो यहां पर स्टेप सब में सेम होते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, है ना। तो देखिए जैसे M1 का पेपर हुआ था तो बहुत स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर स्टेप मार्किंग होगी। हाँ, डेफिनेटली स्टेप मार्किंग होती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, भले ही आपका फाइनल आंसर गलत आ जाए, बीच में कोई मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपके स्टेप सही होंगे और स्टेप सही होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, अब यहां पर देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां पर d की पावर 4 6 d की पावर 3 प्लस 12 d की पावर 2 और माइनस 8 d इक्वल टू 0 आ रहा है। सभी टर्म्स में d है, तो पहले एक काम करते हैं, एक d को कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो चलिए यहां से d को मैं कॉमन ले रहा हूं, d को कॉमन लूंगा, देखिए कितना आ जाएगा। d को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा d की पावर 3 माइनस 6 d की पावर 2 प्लस 12 d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। अब थोड़ा सा देखो, जब भी क्यूबिक इक्वेशन में आपको ध्यान देना जरा, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन में अगर आपको डी स्क्वायर की टर्म भी मिल रही है और डी भी मिल रहा है ना, और देखो लास्ट में जो नंबर लिखा है 2, ये 8, ये 2 का क्यूब भी है, तो इसका मतलब ये d माइनस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। देखिए ये अगर आपने ये फॉर्मूला पता है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा देखो इसको कंपेयर करो इससे अगर आप कंपेयर करोगे, अगर मैं यहां पर d माइनस 2 का होल क्यूब ओपन करूं तो देखो यही आएगा, d की पावर 3 आएगा माइनस b कितना है यहां पर 2, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो देखो d क्यूब आ गया माइनस 8 आ गया। उसके बाद 3a स्क्वायर b, देखो 3 माइनस 3a स्क्वायर, a मतलब d स्क्वायर और b मतलब 2, यानी कि 6d स्क्वायर, देखो 6d स्क्वायर लिखा माइनस में, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 a कितना है 2, सॉरी a है d, और b कितना -2, -2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि यहां पर 4 आएगा, तो ये 4 3 या 12d हो जाएगा, देखो ये लिखा प्लस 12d। तो यानी कि ये जो लिखी हुई टर्म्स है ये क्या है, ये हमारे पास लिखा d और ये लिखा हमारे पास d माइनस 2 की पावर 3 एंड इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहां पर हमने इसके फैक्टर किए। चलिए अब देखिए, अब आगे देखें जरा ध्यान से। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए भाई, फैक्टर हमारे हो गए, इसको क्यूब है, इसको मैं 3 बार लिख देता हूं, तो ये फैक्टर हो जाएंगे d माइनस 2, d माइनस 2 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे d की 4 वैल्यू मिल रही है। क्या क्या मिल रही है जरा ध्यान देना। देखो पहले वाले d से 0 मिलेगा, जब इस d को 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो एक तो d की वैल्यू 0 मिलेगी और 3d की वैल्यू 2 मिलेंगी, है ना। तो यानी कि d की वैल्यू जो 2 है वो 3 बार आ रही है, यानी कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m4 हो गया। चारों रूट्स क्या है, ये तीनों रूट्स इक्वल है और ये अलग है, यानी कि इसमें 3 इक्वल रूट्स भी आ रहे हैं और एक डिफरेंट रूट्स भी आ रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, देखो अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूले वाली टेबल में आते हैं। तो 3 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो देखो 3 रियल और इक्वल आ रहे हैं, लेकिन एक अलग से भी आ रहा है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 रियल और इक्वल के लिए तो ये आ जाएगा, और जो अलग आ रहा है
उसके लिए एक टर्म्स और ले लेंगे ऊपर से। यानी कि हमारे पास क्या, कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? हाँ, अब आंसर देखिए जरा। तो यहां पर रूट्स इक्वल भी हैं और डिफरेंट भी है, दोनों केस यहां पर बन रहे हैं, तो दोनों केस को मर्ज कर देंगे। तो यहां पर देखो CF कैसे लिखा जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1 x प्लस, अब देखो ये तो हो गया m1 और ये तीनों बराबर है तो तीनों को m2 कह देते हैं। तो C2, अब जरा ये तीनों इक्वल है, इसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, C2 प्लस C3x प्लस C4x, क्योंकि तीनों इक्वल है तो तीनों ब्रैकेट में आएंगे कांस्टेंट, C2 C3 और C4। अच्छा C4 के साथ x स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से एक बार और देखो, जब तीन रूट्स इक्वल होते हैं तो C1 C2 और C3, तो हमारा C1 तो पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ C2 यहाँ C3 और यहाँ C4, और ये x स्क्वायर ये x और e की पावर बाहर mx। चलिए अब यहां पर वैल्यू को पुट कर दें, देखो जरा CF कितना आएगा, C1 e की पावर m1 कितना है 0, तो e की पावर 0x आएगा प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर, अच्छा बाहर की टर्म तो लिखी नहीं, e की पावर, इन तीनों को m2 मान लूं मैं अगर, तो ये m2x होगा और m2 की वैल्यू 2 है तो e की पावर 2x होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और यहां पर ये e की पावर 0x हो जाएगा 1, यानी कि ये तो बचेगा C1। तो हमारे पास, चलिए ये तो CF फाइनली क्या आ जाएगा, चलिए CF को फाइनली लिख देते हैं। तो CF फाइनली होगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर और e की पावर 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 0। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन जो कि दोनों का एडिशन होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर और e की पावर 2x, ये हमारा हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। देखिए जो तीनों इक्वल रूट्स थे उसके लिए ये वाला पार्ट आ गया, और जो अलग एक 0 था उसके लिए हमने अलग से एक टर्म लिख दी थी। समझ में आ गया सबको कैसे लिखे जाएंगे आंसर। अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 क्वेश्चन जो है वो पहले से ही आपको डी की फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, यानी कि डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और y इज इक्वल टू 0, है ना, y इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी आ जाएगी यहां पर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि यहां पर कैसे रूट्स आ रहे हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, देखो आप चेक करके देख सकते हैं, आपको मालूम है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। और देखो यहाँ बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये -3 वैल्यू आ रही है, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे क्योंकि लेस देन 0 है। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हमें यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करना है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू, अब डी इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला देखिए क्या होगा, माइनस बी। तो यहां पर माइनस बी कितना है, यहां डी का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यहां पर 1 है,
-4 इंटू ए इंटू सी, और अपॉन में आएगा 2a, कितना आएगा 2a, तो 2a कितना है 1 है, 2a हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो यहां पर ये 1 - 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का रूट थ्री और अपॉन में आएगा 2, अब जरा यहां पर ध्यान देना, -√3 को क्या लिख सकते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि -√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 3, और -1 रूट में आ रहा है, तो √-1 आप अच्छे से जानते हैं कि √-1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आयोटा। इसको क्या कहते हैं, आई जिसको हम लिखते हैं, एक्चुअल में ये आयोटा होता है, और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो -√3 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √3, और √-1 की जगह आ जाएगा आई, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं i√3। तो -√3 को i√3 लिख सकते हैं, आई मतलब आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब यहां से मैं ये रूट्स को अलग अलग कर लेता हूं, टर्म्स को। देखिए टर्म्स को अलग अलग करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान दें। तो यहां से मुझे d की वैल्यू क्या मिलेगी, d इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस, देखिए 2 को मैंने इसके नीचे भी कर दिया और इसके नीचे भी कर देता हूं, आयोटा √3/2। तो आयोटा को मैं यहां पर आई ही बोलूंगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। बात समझ में आ रही, तो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स पता चल गया। अब जरा ध्यान से वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। कौन सा केस है ये, देखो ये हमारा केस है, ये वाला, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक पेयर मिल गया, ये हमारा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आई बीटा। तो हमारा जो एक ही पेयर आया कॉम्प्लेक्स रूट का, इस फॉर्म में एक ही पेयर हमारा आया है, ध्यान दीजिएगा एक पेयर हमारा आया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, ये रहा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स। अल्फा क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स रूट का, ब्रैकेट में C1 cos बीटा, बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स रूट का, और प्लस C2 sin बीटा एक्स। इस तरह से हमें लिखना है C1 cos बीटा एक्स, C2 sin बीटा एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा, अब उसको जरा ध्यान से देखिए आंसर क्या होगा। तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि यहां पर रूट्स कैसा है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स का हमें एक पेयर मिला है। तो हम यहां पर CF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा इस केस में। अब जरा यहां पर ध्यान से समझे कि यहां पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है। देखो अल्फा जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स रूट का रियल पार्ट होता है, और जो बीटा है वो आई के साथ लिखा हुआ पार्ट होता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट से आता है। तो ये है अल्फा और ये है बीटा, यहां पर पुट कर दीजिए अल्फा बीटा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो CF इज इक्वल टू ई की पावर, CF इज इक्वल टू ई की पावर कितनी आएगी, -1/2x ब्रैकेट में C1 cos बीटा, बीटा कितना है, √3/2 cos √3/2x प्लस C2 sin बीटा √3/2x। तो ये हमारा हो गया CF। नाउ PI, तो PI आप अच्छे से जानते हैं 0 होगा, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 0।
तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अब जरा ध्यान दें, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर -1/2x ब्रैकेट में c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, तो यही हमारा क्या आ गया फाइनली, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को CF कैलकुलेट करने के या जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप से कॉपी में सॉल्व करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंट आएगा। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहां तक के केस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आगे के जो बचे हुए केस हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम आगे पढ़ते जाएंगे। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए तभी इसका बेनिफिट होगा। तो पहले आप इन 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उसके बाद कल आपको सेकेंड लेक्चर की डीपीपी नंबर 2 आपको मिल जाएगी, उसको आप अपने आप से सॉल्व करें और जब सॉल्व कर लें उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। तो उसका सॉल्यूशन भी जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा साथ साथ, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।